वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपना अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। नया वीडियो लेक्चर जो संबंधित है वो हम लोग सेंटेंस पैटर्न जो की शुरुआत किए थे, नया चैप्टर, उसी से संबंधित है हमारा। और ये सेंटेंस पैटर्न का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और पार्ट 1 में हम लोगों ने चर्चा किया था सिंपल सेंटेंसेस का, और आज हम लेके आए हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए थे वो आप लोगों ने पढ़ करके समझ लिया होगा। ठीक है, और फिर आगे हम लोगों को पढ़ना है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। तो थोड़ा सा रिवीजन में करा देता हूँ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। सिंपल सी बात है कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो एक सब्जेक्ट प्लस एक फाइनाइट वर्ब जिसमें हो वह सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई प्रिंसिपल क्लॉज होता है किसी एक सेंटेंस में, सिर्फ एक ही क्लॉज होता है और वह प्रिंसिपल क्लॉज होता है, तो वह सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, या फिर कोई एक सब्जेक्ट हो और कोई एक प्रेडिकेट हो, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से बना सेंटेंस हो, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट प्लस उसका फाइनाइट वर्ब दोनों मौजूद होता है और इसमें कोई कंजंक्शन या किसी भी चीज़ से ये जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, और यही हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट सिंपल सेंटेंस के बारे में समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न होगा तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो आज हम लोगों को पढ़ना है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, कंपाउंड सेंटेंस का पहले डेफिनेशन समझते हैं कि अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस हैविंग टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, एक कंपाउंड सेंटेंस वैसा सेंटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज का मतलब क्या हुआ? मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं ऑफ इक्वल रैंक। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मतलब स्वतंत्र क्लॉज, जैसे कि जिस तरह से हमने सिंपल सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ा था, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं था। साधारण शब्दों में कहो तो प्रिंसिपल क्लॉजेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हो, जिसका मीनिंग क्लियर है, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, या एक सब्जेक्ट है या एक फाइनाइट वर्ब छिपा है, वो ही क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो वही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लियर ना? तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या हो गया कि ऐसे क्लॉजेस दो या दो से अधिक हो सकते हैं और इनको ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग, तो यही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नाम पड़ा है इसका इस कोऑर्डिनेट क्लॉज के कारण। ठीक है, बस और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नाम पड़ा है कोऑर्डिनेट क्लॉज के कारण, और कोऑर्डिनेट क्लॉज मैंने क्या बताया? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, इक्वल रैंक के जो क्लॉज होते हैं उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज आप बोल सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, और भी इससे साधारण शब्दों में अगर हम इसका डेफिनेशन देना चाहें और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए तो क्या हो सकता है? देखो, दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर डेफिनेशन को बताते हुए कि साधारण शब्दों में, इन सिंपल वर्ड्स, इट कैन बी सेड दैट कंपाउंड सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज आर ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब क्लियर हो गया। और प्रिंसिपल क्लॉजेस क्या होता है ये तो हम रिवीजन में भी अभी तुरंत बता दिए हैं और पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो वही प्रिंसिपल क्लॉज, अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज अगर जुटा हो और ये जुटा हो किसी कंजंक्शन से, खासकर से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ये क्लियर कर लो इस बात को, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दो प्रिंसिपल क्लॉज अगर किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हैं तो वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा, यह निश्चित है। ओके, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मोहन इज वीपिंग, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया ये। ठीक है, क्योंकि आप इसको सेंटेंस से अलग कर सकते हो, तो क्या निकल के आएगा कि मोहन इज वीपिंग, मोहन रो रहा है। ठीक है, और फिर दूसरा, सोहन इज लाफिंग, तो दूसरा सेंटेंस निकल के आता है सोहन इज लाफिंग। ठीक है,
तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट इस क्लॉज का और इसका एक वर्ब, फिर ये दूसरा सब्जेक्ट और इसका एक वर्ब। ओके, तो ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस हो गया और ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस हो गया, और ये दोनों सिंपल सेंटेंस को हमने क्या जोड़ दिया है, इस बट से जोड़ रखा है, और ये बट क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल समझ सकते हो, यू आर वाइज, ठीक है, ही इज वाइजर। यहाँ पे भी इस अगर इस सेपरेट सेंटेंस को लेते हो तो यू सब्जेक्ट है और ये इसका आर वर्ब है। उसी तरह इस सेपरेट सेंटेंस को लेते हो तो ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। ये अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज है, मतलब दो प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ रहे हैं, और ये जुड़ किससे रहा है, तो एंड से जुड़ रहा है। एंड क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, तो एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया, तो एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्लियर, कंपाउंड सेंटेंस का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब इतनी बातों को समझने के बारे में बाद हम इस नोट को देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, तो द कंजंक्शन दैट जॉइंस टू वर्ड्स, phrases, sentences of equal rank is called coordinating conjunction। ठीक है, वैसा कंजंक्शन जो दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जो सामान्य रैंक के हैं, ठीक है, जो सामान्य है अपने फंक्शन में, उसको जोड़ता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इक्वल रैंक मीन्स हैविंग सेम फंक्शन। सेम फंक्शन कहने का मतलब हो गया, सपोज करो बड़े साधारण, नाउन प्लस नाउन हो गया। अगर एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ रहे हो तो ये जो कंजंक्शन होगा कोऑर्डिनेटिंग होगा। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो, ही एंड सी, ठीक है, जोड़ रहे हो तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। दो एडवर्ब्स को जोड़ रहे हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो बस यही होता है इक्वल रैंक, मतलब अगर एडवर्ब एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी एडवर्ब होगा, और इसको जो जोड़ेगा, वो जोड़ने का जो काम करेगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। दो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हो तो ये जोड़ने का काम जो होगा दोनों ऑब्जेक्ट को, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है, तो ये जो कंजंक्शन होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैं कुछ एग्जाम्पल दे करके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं वो बता दूंगा आने वाले स्लाइड्स में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो इसको समझ के। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखो, ही एंड सी आर डांसिंग। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ही क्या है यहाँ पर और शी क्या है, तो ही और शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए ही और शी को जोड़े हुए हैं यहाँ पर एंड से। तो ये एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, क्योंकि दो सब्जेक्ट को जुड़े हुए हैं यहाँ पर। उसी तरह से दे हेट यू एंड मी, तो इस हेट वर्ब है और इस वर्ब का दो ऑब्जेक्ट है, यू और मी दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, और एंड इन दोनों को जोड़ा हुआ है। क्लियर है, तो एंड क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। उसके बाद देखते हैं कि अ क्रोकोडाइल कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब ये इन वाटर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये ऑन लैंड है, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशन का उपयोग किसी शब्द के साथ दूसरे शब्द के साथ किया हुआ है तो ये दो शब्द बन के एक फ्रेज बना देता है। चूंकि प्रीपोजिशन के साथ बना हुआ है इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। फ्रेज क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, राइट। तो दो शब्दों का समूह है, ये भी दो शब्दों का समूह है, एक शब्द प्रीपोजिशन है, तो ये क्या बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ देख रहे हैं कि दो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया इक्वल रैंक क्या होता है। इक्वल रैंक का मतलब हो गया दो शब्द जो सामान्य श्रेणी के हैं। दो सब्जेक्ट हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो एडजेक्टिव हो सकता है, दो एडवर्ब हो सकता है, दो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं, एक नाउन या एक प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि देखो नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि नाउन के ही जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इन लोगों को जो जोड़ने का काम करता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, मैंने बोला था आप लोगों को कि एग्जाम्पल्स मैं कुछ बताऊंगा कि क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जहां भी नोट करना है नोट कर लो, लेकिन प्लीज याद जरूर करना, क्योंकि ये सब चीज याद करने वाला है। और याद करने का मैंने आप लोगों को तरीका अपने पिछले वीडियोज में बता रखा है, अगर सुना होगा गौर से, तो मैंने कहा था कि अगर किसी चीज को याद करना है तो उसके लिए सबसे पहले अभ्यास करना जरूरी है। ठीक है, बिना अभ्यास के याद नहीं होगा, तो अभ्यास में ले आओगे चीजों को, याद अपने आप हो जाएगा। बिना अभ्यास किए याद करने का प्रयास करोगे, रटना पड़ेगा, लेकिन अभ्यास करके याद करोगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना, हर चीज को। और ये सब तो काफी कॉमन कंजंक्शन है जो आपके यूजेज में ऑलरेडी आता रहता होगा, ठीक है ना। एंड है, बट है, और है, नॉर, फॉर, येट,
ये देखो, ये फॉर से फिर कंफ्यूज मत होना कि फॉर तो प्रीपोजिशन मेथड था, तो याद रखो फॉर एक प्रीपोजिशन भी है, फॉर दूसरी तरफ से कंजंक्शन भी है, ठीक है। इसको आज अभी क्लियर कर लो इस बात को कि फॉर एक कंजंक्शन भी है, फॉर एक प्रीपोजिशन भी है। फॉर का प्रीपोजिशनल यूज क्या है मैंने प्रीपोजिशन में बता दिया है, फॉर का यूज क्या है तो अब ये जोड़ने का काम करेगा, कैसे करेगा कुछ एग्जांपल देके मैं समझा दूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में एकदम क्लियर कर लो, ठीक है। तो एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, एज वेल एज, आइदर और, या नाइदर नॉर, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। एकदम क्लियर कर लो इस बात को, नोट कर लो, याद कर लो, ठीक है। अभ्यास करते रहो, अवेयर तो हो गए ही इन सबसे, बड़ा आसान सा है। चलो अब कुछ एक नोट है यहाँ पर, इसको भी पढ़ लेते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी रिटन दैट अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जब हम ये कह सकते हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉज हो सकते हैं भैया, तो भैया प्रिंसिपल क्लॉज से बनता क्या है, एक सिंपल सेंटेंसेस से तो बनता है। तो जब दो प्रिंसिपल क्लॉज जहां जुड़ रहे हैं मतलब कि दो सिंपल सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं। तो जहां जिस सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंसेस किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हैं, मतलब वो सेंटेंस क्या होगा, एक कंपाउंड सेंटेंस ही तो होगा। बस इसी बात को मैंने दूसरे लैंग्वेज में भी आपको बता दिया है, ताकि कहीं से भी कंफ्यूजन का कोई चारा ना बचा रहे आपके दिमाग में। इसको क्लियर कर लो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन का कोई उपाय नहीं होना चाहिए, कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप समझ लो बढ़िया से। चलिए अब आते हैं हम लोग इस सवाल पर कि हाउ टू फाइंड आउट कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो पहला तरीका देखो क्या है, तो भैया देखो कि जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे ही देख लोगे सेंटेंस में, तो समझ लेना है कि भाई ये क्या है, ये तो कंपाउंड सेंटेंस है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से है मैंने बता दिया, कुछ और ये तो एग्जांपल दिया था, कुछ और डिटेल यहाँ पर भी है, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, जैसे एंड है, एज वेल एज, बट, फॉर, नेवरदलेस, ठीक है। सो, स्टिल, येट, वेयर एज का हिंदी मीनिंग जबकि के अर्थ में, ठीक है। वाइल बराबर वेयर एज, ठीक है। वाइल का मतलब जब हम वेयर एज के अर्थ में यूज करेंगे, मतलब वाइल का अर्थ में हम जबकि के अर्थ में अगर यूज करेंगे, तो वह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करेगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर वाइल और वेयर एज का एक दूसरा यूज भी है, जो हम लोग मैं तब बताऊंगा जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर अभी बता दिए तो आप लोग कॉम्प्लेक्स हो जाइएगा। तो इसलिए अभी इस कॉन्सेप्ट को मैं नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वेयर एज का मतलब हिंदी में क्या होना चाहिए, जबकि होना चाहिए। और वाइल का मतलब क्या होना चाहिए, तो वाइल इज इक्वल टू वेयर एज होना चाहिए, मतलब वाइल का भी मतलब जबकि के अर्थ में, वेयर एज के अर्थ में होना चाहिए। तब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा होता है, इसको याद कर लो, ठीक है। चलो इससे संबंधित एक और एक्स्ट्रा बात है, लेकिन वो मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताऊंगा आप लोगों को, वेट कीजिएगा उसके लिए, तब तक इतनी बातों को याद कीजिए। उसके बाद देखो बोथ और एंड एक साथ लगा हो सेंटेंस में, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट या बट का कॉम्बिनेशन हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो ये सारे अगर कॉम्बिनेशन रहते हैं, ये सारे कंजंक्शन रहते हैं, तो वो सेंटेंस आराम से एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना सीखो। जैसे ही सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर लोगे, इस सारे कंजंक्शन को याद करके, दिमाग में अवेयरनेस क्रिएट करके, इसको समझ करके, ठीक है, तो मतलब आप आराम से और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में समझ पाएंगे और समझ लेंगे, आइडेंटिफाई कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स को अब हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स में देखते हैं, पहला एग्जांपल है कि मोहन एज वेल एज यू इज गिल्टी। तो देखो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट, मोहन एंड यू। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन इज गिल्टी एंड यू आर ऑल्सो गिल्टी। तो दो सेंटेंसेस हो गए यहाँ पर, और दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं, तो एज वेल एज से जुड़े हुए हैं दो सेंटेंस, ठीक है। ये दोनों सिंपल सेंटेंस है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ओके। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हम लोग, दे कैन हैव आइदर टी और कॉफी। तो आइदर और से जुड़ा हुआ है टी और कॉफी, ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दे कैन हैव टी एंड दे कैन ऑल्सो हैव कॉफी, और दे कैन हैव कॉफी, या तो वो कॉफी पी सकते हैं या तो चाय पी सकते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है। फिर ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। तो दो सेंटेंस यहाँ फिर से है, ही इज पुअर है, ही इज ऑनेस्ट है, इन दोनों को जोड़ दिए हैं येट से, ओके। फिर आई ट्राइड माई बेस्ट नेवरदलेस आई फेल्ड। आई ट्राइड माई बेस्ट एक सेंटेंस हो गया अपने आप में, और आई फेल्ड ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। इन दोनों को हम नेवरदलेस से जोड़ दिया, मतलब कि मैंने अपना बेस्ट किया तो भी मैं फेल कर गया, ओके। चलिए फिर नॉट ओनली ही बट ऑल्सो सी इज डांसिंग। तो ही इज डांसिंग एक सेंटेंस हो गया, सी
ऑल्सो इज डांसिंग ये दूसरा सेंटेंस हो गया, इन दोनों को हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। उसी प्रकार इंडिया इज डेवलपिंग वेयर एज या वाइल, जबकि अमेरिका इज डेवलप्ड। तो दो सेंटेंस फिर से यहाँ पे, इंडिया इज डेवलपिंग एक सेंटेंस, अमेरिका इज डेवलप्ड दूसरा सेंटेंस, इन दोनों को वेयर एज या वाइल से जोड़ रखे हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस फिर से हो जाता है। फिर एक और एग्जांपल देख लो, ही इज टायर्ड फॉर ही हैज वर्कड ऑल डे, वह थका है क्योंकि उसने सारा दिन काम किया है। तो दो सेंटेंस फिर से, ही हैज वर्कड ऑल डे एक सेंटेंस, ही इज टायर्ड दूसरा सेंटेंस, और ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस है, ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेस है, और ये जुटे हैं ये फॉर नामक किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। यहाँ पे फॉर जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है। इस बात को आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, आप ही के लिए है ये बात। फॉर का उपयोग प्रीपोजिशन के रूप में के लिए के अर्थ में होता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी प्रीपोजिशन के चैप्टर में, और फॉर के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं ये भी बता रखा है। चलिए, तो इतने एग्जाम्पल्स को समझने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। वीडियोस को 1 से 2 बार से 3 बार जरूर देखना, तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जो कुछ भी बचा कुचा रह जाएगा वो भी, है ना। तो बार बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, इतनी गारंटी है। बस ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, आराम से सुनना, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला बात तो समझ लिए कि जिस सेंटेंस में हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिख जाए, समझ लेना है कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस एक ही तरह से नहीं बनते हैं, उसको चेंज भी किया जाता है। तो कभी कभी कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता ही नहीं है सेंटेंस में, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना देते हुए हम लोग क्या कर देते हैं, इंस्टेड मतलब उसके बदले दीज आर सेपरेटेड बाय ए सेमी कॉलन दे करके सेपरेट कर देते हैं, ऐसा वाला साइन दे करके, दो सेंटेंस को ऐसे साइन दे करके सेपरेट कर देते हैं हम, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस भी कंपाउंड सेंटेंस ही होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होते हैं उस सेंटेंस में, लेकिन सेमी कॉलन से दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को अलग किया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को अलग किया जाता है, दो सिंपल सेंटेंसेस को अलग किया जाता है, ओके। तो वैसे सेंटेंसेस को भी हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। देखो एग्जांपल से समझते हैं, सी वेंट देयर और सेमीकोलन दे दिया है, सो डिड आई और मैं भी गया। सो डिड आई का मतलब हो गया कि मैं भी गया, ठीक है। तो दो सेंटेंस यहाँ छिपे हैं, सी वेंट देयर, आई ऑल्सो वेंट देयर, ओके। इसको मैंने जोड़ा नहीं एंड से, ठीक है, या किसी दूसरे चीज से, इसमें बस क्या किए कि सेमीकोलन एक लगा दिए और सो डिड आई का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस कहीं दिखो सो डिड आई वाला, तो समझ लेना कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद यू डू नॉट लाइक, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ कुछ छूटा हुआ है, जैसे यू डू नॉट लाइक दिस कलर, सपोज करो ऐसा है कि यू डू नॉट लाइक दिस, है ना, ऐसे है। और यहाँ सेमीकोलन दिया हुआ है, नाइदर डू आई, मतलब तुम इसे पसंद नहीं करते और मैं भी नहीं, इसका मतलब यही हुआ। तो नाइदर डू आई, नाइदर एक तो लगा हुआ है ही यहाँ पर, लेकिन इसको कंजंक्शन के तौर पे नहीं समझना है। बीच में यहाँ देखो, यहाँ पे एक सेमी कॉलन दिया हुआ है, इसलिए इस नाइदर का प्रयोग, यहाँ सेमी कॉलन दिया इसलिए यहाँ सो का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो बस वही बात है कि दो सेंटेंसेस यहाँ पे भी छिपे हुए हैं, ठीक है, कि यू डू नॉट लाइक हर एंड आई डू नॉट लाइक हर। चलो यहाँ पे हर छिपा हुआ था, ये समझ में आ गया, मिस प्रिंटिंग है ये। यहाँ पे सपोज करो कि ये हर है, तो यू डू नॉट लाइक हर, आई डू नॉट लाइक हर, ये दो मीनिंग है इसका, दो अलग अलग सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल सेंटेंस, और इसको हमने इस तरीके से कुछ लिख दिया है, क्लियर। तो ये निश्चित तौर पर आप समझ लेना है आपको कि ये सेमीकोलन लगा रहेगा, सो का प्रयोग किया रहेगा या नाइदर का प्रयोग किया रहेगा, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अगर ये स्ट्रक्चर को से कोई सेंटेंस फॉलो कर रहा हो, तो आपको समझ लेना है कि दैट सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। तीसरा पॉइंट, पहला समझ लिए, दूसरा समझ लिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, कि इफ इन अ सेंटेंस देयर आर टू फाइनाइट वर्ब्स, गौर करो कितने बोल रहे हैं, दो फाइनाइट वर्ब बोल रहे हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, जो सब्जेक्ट और टेंस से गवर्न होते हैं उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं,
है ना। तो किसी सेंटेंस में अगर दो फाइनाइट वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट एक ही है तो वह सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्या मैंने कहा कि अगर दो फाइनाइट वर्ब है लेकिन एक सिंगल सब्जेक्ट है तो वह सेंटेंस क्या होगा, एक कंपाउंड सेंटेंस होगा, CS। ओके, जैसे कि उदाहरण में देखो, उदाहरण में आप यहाँ देख सकते हैं, ही वर्कड हार्ड एंड गॉट द अवार्ड। तो ये वर्कड और गॉट किसके लिए आया है, ही के लिए आया है। सब्जेक्ट एक ही है लेकिन दो काम कर रहा है। पहला काम किया कि इसको, इसने काम किया, दूसरा काम किया कि इसको अवार्ड मिला। ठीक है, उसने अवार्ड लिया, तो दोनों काम किया, मेहनत भी किया और अवार्ड भी लिया। आई रीच्ड होम एंड टुक सम रेस्ट, मतलब मैं घर भी पहुंच गया और आराम भी किया। दोनों काम कौन किया, मैंने किया। सब्जेक्ट एक है लेकिन दो फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, तो ये सेंटेंस हो गया आपको कंपाउंड सेंटेंस। इसको याद कर लीजिएगा, एकदम निश्चित तौर पर याद कीजिएगा, समझिएगा। वीडियो को एक दो बार देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, चौथा तरीका कंपाउंड सेंटेंस को पकड़ने का, चौथा तरीका बहुत आसान है कि इफ इन एनी सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है समझ गए हो, दो सब्जेक्ट है उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, एंड देयर इज ओनली वन प्रेडिकेट फॉर देम, और प्रेडिकेट एक ही है। ठीक है ना, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि देखो कि ही शी एज वेल एज ही इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है और वह भी गाना गा रहा है, तो दोनों आदमी गाना गा रहे हैं। ठीक है, प्रेडिकेट एक ही हो गया, सब्जेक्ट दो हो गए, और दोनों को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ रखा है यहाँ पर, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। उसी तरह से राम एंड श्याम आर प्लेइंग, तो राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, एंड श्याम भी खेल रहा है, श्याम इज प्लेइंग, और दोनों सब्जेक्ट को हमने क्या कर रखा है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ रखा है। प्रेडिकेट एक ही है, ठीक है, प्रेडिकेट एक ही है, इसमें भी एक ही है, इज सिंगिंग, यहाँ पर भी आर प्लेइंग। ठीक है, बट सब्जेक्ट दो है और दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो गए, तो ये सेंटेंस भी, ऐसे सेंटेंस भी क्या कहलाते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, एकदम नोट कर लीजिएगा, एकदम नोट बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, फिर इससे बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतने चार कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिए, चार कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। अभी ये हमारा पांचवा और आखिरी कॉन्सेप्ट है कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए, इसको जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, चलिए, तो इफ इन एनी सेंटेंस टू और मोर देन टू क्लॉजेस, टू और मोर देन टू क्लॉजेस आर जॉइंड बाय रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, है ना, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। या फिर रिलेटिव एडवर्ब्स जैसे कि व्हेन, वेयर, है ना, तो इफ दीज आर यूज्ड इन नॉन डिफाइनिंग वे और कंटिन्यूटिव वे, ठीक है, तो इन दिस वे सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से अगर कोई सेंटेंस का निर्माण होता है तो वैसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ये एकदम क्लियर बात है, इसको समझ लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉजेज हो और उनको हम किसी कंजंक्शन से ना जोड़कर रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच से जोड़े हुए होते हैं, या फिर रिलेटिव एडवर्ब से व्हेन, वेयर से जोड़े होते हैं, तो समझ लेना है कि वह एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि वह एक मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आरपी है और ये रिलेटिव एडवर्ब्स RA है, ये दोनों का यूज जो होना चाहिए वो नॉन डिफाइनिंग यूज होना चाहिए। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग यूज। अब नॉन डिफाइनिंग यूज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को नॉन डिफाइनिंग यूज को पहचानने का एक तरीका बता दूंगा, वो आपके लिए सफिशियंट होगा समझना। ठीक है, कि नॉन डिफाइनिंग यूज बोलते किसको है, क्योंकि ये प्रयोग एक्चुअली में रिलेटिव प्रोनाउन का है। इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को प्रोनाउन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो डिफाइनिंग यूज और नॉन डिफाइनिंग का प्रयोग होता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं प्रोनाउन के चैप्टर में बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा, सो दैट कि अभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा घिचपिचाए नहीं और किसी तरह से परेशानी ना हो चीज़ों को समझने में। इसलिए मैंने थोड़ा चीज़ों को आसान बना करके समझाने का प्रयास आप लोगों को किया है। तो प्रश्न इस पे नहीं अभी उठना चाहिए आप लोगों के मन में कि सर ये डिफाइनिंग क्या होता है या फिर नॉन डिफाइनिंग क्या होता है, ये प्रश्न अभी नहीं उठाइएगा।
वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का, उसमें मैं आपको डिफाइनिंग यूज और नॉन डिफाइनिंग यूज को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अभी नहीं बता रहा हूं इसलिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट से मिक्स ना कर जाए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए मैं इसके कॉन्सेप्ट को अभी फिलहाल नहीं समझा रहा हूं। चलिए, तो इतना समझ लो कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज, विच रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब व्हेन और वेयर अगर दिख जाए आपको, ठीक है, और उनका प्रयोग नॉन डिफाइनिंग वे में है जिसका पहचानने का तरीका मैं अभी समझा देता हूं, तो वो समझ लेना है कि वह कौन सा सेंटेंस होगा, वह कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। चलो, इसके संदर्भ में एक और पॉइंट मैं बताऊंगा आप लोगों को नोट करके कि ये बात कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे या फिर रिलेटिव एडवर्ब्स होंगे, इस तरह के प्रयोगों में इनको हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं अपने नाउन से। किसके द्वारा? कॉमा के द्वारा ये सेपरेट होते हैं। मतलब अगर कहीं हु लगा है और इसके पहले कोई नाउन लगा है, मतलब नाउन और इस हु में एक कॉमा का सेपरेशन होगा। कॉमा अगर नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट हु होगा, तो समझ लेना कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर कंपाउंड नहीं रहेगा ये। बस इसी बात को समझ लेना है। इसलिए मैंने कहा कि एक हिंट दे दूंगा, उसी से समझना आपके लिए काफी होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो इस बात को कि ही इज मिस्टर कुमार, देखो यहाँ कॉमा लगा है। हु, हु का मतलब क्या हो गया? एंड ही ऑलवेज हेल्प्स मी, मतलब ही इज कुमार, मिस्टर कुमार एंड ही ऑलवेज हेल्प्स मी। तो दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, इस हु का तात्पर्य क्या निकल रहा है? एंड ही निकल रहा है। क्लियर? उसी तरह से मोहन हैज बॉट अ फ्लैट, कॉमा देखो यहाँ कॉमा लगा है और ये रिलेटिव लगा हुआ है यहाँ पर विच, और विच का मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू एंड और इट प्रोनाउन, इट इज ब्यूटीफुल। क्लियर है ना? तो मोहन हैज बॉट अ फ्लैट एंड इट इज ब्यूटीफुल, ऐसे भी बोल सकते थे इसको, इस एंड से रिप्लेस कर सकते थे इस विच को। और एंड क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पर भी एंड है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम कर रहा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर। बस इसी बात को समझ लेना है। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ध्यान देके सुनना बस और समझना, मैं तरीका बता दिया हूँ। देख लो, हु विच जो भी है वो सेपरेट हो रहे हैं अपने नाउन से। नाउन कॉमा हु लग रहा है, नाउन कॉमा विच लग रहा है, नाउन कॉमा वेयर लगेगा। इसी तरह से होगी कहानी। तो समझ लेना है कि जब कॉमा लगा के सेपरेट कर रहे हैं इन रिलेटिव प्रोनाउन को, रिलेटिव एडवर्ब को, मतलब वह उनका नॉन डिफाइनिंग यूज है। ठीक है, क्लियर ना? यहाँ जो मैंने कहा आपको नॉन डिफाइनिंग वेव, तो इसको ऐसे ही समझना है कि अगर नाउन लगा रहे और ये हु कॉमा लगा करके हु या विच या वेयर या व्हेन का प्रयोग किया रहे, तो समझ लेना है कि वो नॉन डिफाइनिंग प्रयोग है। कॉमा नहीं लगा रहे तो समझ लेना है कि वो डिफाइनिंग प्रयोग है। क्लियर? चलिए, अभी के लिए ये हिंट दिया हूं, ये हिंट से ताकि आपका कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो जाए, बस इतना ही समझ लो। चलो, तो मोहन हैज बॉट अ फ्लैट विच इज ब्यूटीफुल। ओके, नाउ दे केम एट 10 PM, फिर कॉमा लगा देखो, व्हेन बराबर एंड एट दैट टाइम का मतलब होता है वी वर एस्लीप, मतलब कि जब वो आया हम क्या कर रहे थे? सो रहे थे, है ना? तो दे केम हियर एट 10 PM, दैट टाइम वी वर स्लीपिंग, जिस समय वो 10 बजे आया और उस समय हम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो यहाँ पर भी देखो एंड ही कर रहे हैं, एंड से ही जोड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, सी वेंट टू दिल्ली, कॉमा फिर लगा रहे हैं वेयर सी स्टेड 10 days, वह दिल्ली गई जहां, जहां वह 10 दिन ठहरी, जहां का अर्थ है। ठीक है, वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है? जहां, है ना? तो अब समझ सकते हो अब आप बड़े सिंपल तरीके से कि ये सारे सेंटेंस क्या हैं, कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। कॉमा लगा है, इस कॉमे को जरूर नोट कीजिएगा, नाउन के बाद कॉमा लगा है और रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का यूज किया गया है कॉमा के बाद। क्लियर है? तो ये सारा है आपको कंपाउंड सेंटेंस का पूरा पहचानने का 5 तरीका। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पांचों तरीके समझ में आए होंगे। कहीं भी थोड़ा सा पहली बार में अगर दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा जरूर सुनना, थोड़ा गौर से, ध्यान से, आराम से। ठीक है, फिर भी कोई प्रश्न अगर उठ जाए तो प्लीज आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बोला कीजिए कि हाँ सर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। इससे जो टीचर होंगे उनको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे बताए हुए चीज़ों का पालन करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, सेफ रखेंगे, पढ़ाई करेंगे मन लगा करके, मैं आपसे इस
वीडियो लेक्चर के से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में और कुछ कॉन्सेप्ट्स, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।